चलिए बीपीएससी की तैयारी करते हैं आप लोग, तो सबसे पहले बीपीएससी के पैटर्न को समझना जरूरी है। बीपीएससी की एग्जाम कितने चरणों की होती है? 3 चरणों की होती है। कौन कौन? पीटी, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। पीटी जानते ही है, कितने अंक का? 150 अंक। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 प्रश्न। प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब ABCD वाला। ऑप्शन कितने? 4। पहले 5 होता था, अब 4। तो ये प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑप्शन कितना? 4। और निगेटिव मार्किंग है 1/3। ये है मेन एग्जाम। समझ गए? पीटी 150 अंक का, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाला, और निगेटिव मार्किंग। निगेटिव कितना? अगर एक गलत करते हैं तो 1/3 अंक कटता है, यानी 3 गलत पर 1 अंक कटता है। क्लियर है पीटी का ये पैटर्न। अब 150 अंक में संपूर्ण जीके है, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, बिहार इकोनॉमी, और बिहार का जो है भूगोल, इतिहास वगैरह सब, उस पर डिटेल से बात करेंगे। पहले हम ओवरऑल पैटर्न देख लेते हैं। मेन एग्जाम में जो परिवर्तन हुआ है हाल में, वो देखिए। सबसे पहले मेन एग्जाम में जो पेपर्स होते हैं, उसको 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग है ऑप्शनल, वैकल्पिक, कोई एक विषय, और जनरल हिंदी। ये दोनों क्या है? क्वालिफाइंग 100 अंक का 30 अंक लाना है। बाकी नॉन क्वालिफाइंग 2, कौन? निबंध और जीएस। तो निबंध कितने अंक का? 300 अंक। 300 अंक का निबंध होता है, जिसमें कितना सेक्शन? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 में से आपको करना है एक टॉपिक पर। सेक्शन 2 में भी 4 रहेगा, 4 में से करना है एक। और सेक्शन 3 में भी 4 रहेगा, 4 में से एक निबंध लिखना है। अब यहां पर निबंध के जो प्रश्न पूछे जाते हैं 68वीं से शुरू हुआ है निबंध पर। निबंध पेपर की शुरुआत 68वीं बीपीएससी से शुरू हुई है ना। इसमें सेक्शन 1 में जो निबंध होते हैं, वो यूपीएससी की तरह अमूर्त चिंतन पर आधारित। जब एसए की क्लास लेंगे हम, या लेते हैं तो समझाते हैं, और एसए की बैच फिर शुरू होगी, ठीक है। 4 में से 1 अमूर्त चिंतन पर आधारित, और सेक्शन 2 4 में से 1 ये विचारात्मक निबंध होता है। विचारात्मक निबंध और अमूर्त चिंतन पर आधारित निबंध में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हो गया काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता, विचार ही जीवन का आधार है। बीपीएससी पूछी है ना, है? जंगल किसी के बीज छिपने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वह स्वयं पेड़ उगाता है। तो ये निबंध का प्रश्न जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पूरी तरह यूपीएससी की तरह, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वह बिहार के छात्रों को थोड़ी सी वरीयता देने के लिए सेक्शन 3 को रखा गया है। और सेक्शन 3 में बिहार में 3 बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषा है? 5, जिसमें एक उपभाषा है बिहारी हिंदी। जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। ये इस तरह की 5, पहाड़ी हिंदी और एक बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी जो है, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। हमारे राज्य में, बिहार राज्य में 3 बोलियां बोली जाती हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो इन तीनों बोलियों में जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, वो सेक्शन 3 में उन मुहावरों या लोकोक्तियों पर
आपको निबंध लिखना होगा। जैसे इस बार 4 पूछा गया। पहला था धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै। ठीक है, ये छै ये सहायक क्रिया किस बोली में बोली जाती है? मैथिली। जाहिर है ये मिथिलांचल की कहावत है, लोकोक्ति है, इस पर निबंध लिखना था। दूसरा था अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। ठीक है, तो ये भोजपुरी और मगही दोनों में बोली जाती है। तीसरा था पानी में मछलिया नौ कुटिया बखरा। ये इन सभी पर तो क्लास ले चुके हैं हम। और एक लास्ट था मूस बटैया लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। ये सभी चारों पर, 3 पर तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, चौथा भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो है ये वरीयता दी जाती है। वरीयता देने के लिए किसको? बिहारी छात्रों को। बिहारी छात्र इन तीनों भोजपुरी, मगही और मैथिली में जो लोकोक्तियां और मुहावरे पूछे जाएंगे, बिहारी छात्र को लिखने में सहजता, आसानी होगी। बिहार से बाहर के लोगों को, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये सेक्शन 3 जो है थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत ही सरल है, आम जनजीवन से संबंधित है और क्लास में बहुत ही आसान बना दिया गया है। हम बना चुके हैं, आप लोग जानते ही होंगे जो क्लास किए हैं। जो नहीं क्लास किए फिर बैच शुरू होगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बढ़िया से एनालिसिस करेंगे और समझाएंगे। तो ये समझ गए सेक्शन 1 और 2 किस पर आधारित है? अमूर्त चिंतन पर, यह विचारात्मक हो गया। और सेक्शन 3 लोकोक्ति और मुहावरा। कहाँ की लोकोक्ति और मुहावरा? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां। ठीक है, तीनों बोलियों से दिया है। मूस मोटैया लौढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ठीक है, मगही में बोली जाती है ना, पानी में मछलिया नौ कुटिया बकरा। धर्म के बिना विज्ञान नागर छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। ये सेक्शन 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है लिखना, बहुत टफ नहीं है। तो ये हो गया। और पिछली बार जब एग्जाम नहीं हुआ था तभी मैंने बताया था कि हर एक निबंध को, अगर 3 ठो निबंध है तो एक निबंध कम से कम 700-800 शब्द। इस बार 68वीं का एग्जाम हुआ तो क्लियर कर भी दिया। कितना? 700 से 800 अंक में लिखना है, 800 ये शब्दों में। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 2400 शब्द आपको 3 घंटे में लिखना पड़ेगा। और प्रत्येक सेक्शन के लिए 1-1 घंटा दीजिए। क्लियर है? प्रत्येक सेक्शन के लिए 1-1 घंटा दीजिए। और 1 घंटा में कैसे करना है? 5 से 10 मिनट याद आया ब्रेनस्टॉर्म करना है। क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्म, रफ करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर बना लेना है। तब 15 मिनट के बाद शेष 45 मिनट उतर जाना है मैदान में और 700-800 शब्द में कंक्लूड कर देना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है और अच्छी गाइडेंस और अच्छी प्रैक्टिस, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा निबंध का जो ही ये पेपर है यही आपको रैंक दिलाएगा या हो सकता है रेस से बाहर भी कर दे, क्योंकि इसमें जो गैप होगा, बहुत गैप होगा मार्क्स का, अंक का। किसी को 60 आएगा तो किसी को 160 और किसी को 260 भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? और एक एक टॉपिक जो है इसमें कितने अंक का है? 100 अंक का है। पहले सेक्शन 1 में 4 ठो रहेगा, उसमें 1 करना है यानी 100 अंक। सेक्शन 2 में 4 टॉपिक रहेगा, 1 टॉपिक पर करना है यानी 100 अंक। सेक्शन 3 में 4 टॉपिक रहेगा, एक करना है, कितना? 100 अंक। तो 300 अंक का कुल हो गया। ठीक है, यानी 3 घंटे में कितने शब्द लिखने हैं? 800 या 2400। और रफ भी बनाना है, ब्रेनस्टॉर्म भी करना है, सोचना भी है। चलिए एक बार देख लेते हैं निबंध का प्रश्न पत्र। इस 68वीं में जो आया वो निबंध का प्रश्न पत्र दिखाते हैं, फिर हम बैक होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इससे 68वीं में जो पूछा गया है। सेक्शन 1, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो कर्मठ लोग होते हैं ना, अवसर का निर्माण करते हैं, अवसर का इंतजार नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? और इस दूसरों पर, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। टारगेट सेट करते हैं और टारगेट को हिट करते हैं।
साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। ये विचार और अमूर्त चिंतन पर आधारित है। ज्ञान का स्रोत है साहित्य, है ना। साहित्य से तमाम, चाहे टॉल्स्टॉय का साहित्य हो या प्रेमचंद का हो या रूसो का हो, मॉन्टेस्क्यू का हो, हमें जानकारी मिलती है। जिस समय इन लोगों ने साहित्य को लिखा उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारियां मिलती है। प्रेमचंद ने कहा था कि इतिहास में तिथियों और तथ्यों के अलावा कुछ भी सत्य नहीं होता है। इतिहास में तिथियों और तथ्यों के अलावा कुछ भी सत्य नहीं होता है। साहित्य में तिथियों और तथ्यों के अलावा सब कुछ सत्य होता है। क्लियर है। इतिहास में केवल आप ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के समय किसानों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी, लेकिन उसको महसूस आप नहीं कर सकते। चिंताजनक थी तो किस स्तर की थी वो गहनता आप नहीं समझ सकते। लेकिन जब आप प्रेमचंद का गोदान पढ़ते हैं तब सारी बातें समझ में आ जाती है कि किस तरह की स्थिति थी। इसलिए प्रेमचंद ने कहा इतिहास में क्या होता है, तिथि और तथ्य सत्य होते हैं, बाकी असत्य। बाकी लोग देखने नहीं जाते हैं क्या हुआ नहीं। साहित्य में तिथियों और तथ्यों के अलावा सब कुछ सत्य होता है। और नैतिक सामाजिक क्रिया का भी स्रोत है कि नहीं। कैसे? साहित्य में नैतिकता सिखाती है। हाँ, साहित्य नैतिकता सिखाती है। यही तो पशु प्रवृत्ति है जो अपने आप ही चरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ये क्या है? नैतिकता। ठीक है, मनुष्य के लिए मरने का भाव, मतलब मानवता का भाव। ये नहीं कि अपने मनुष्य को मारने का भाव जो आजकल इजराइल और फिलीपींस में चल रहा है। ठीक है, सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं हम, यहाँ निबंध नहीं, यहाँ बीपीएससी पैटर्न सिलेबस पर हम क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं ताकि आपको सरल बना दे। ये आप समझिए कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, लोग यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। तीसरा है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो आपका अनिवार्य कर्तव्य है। अनिवार्य कर्तव्य क्या है भाई? क्या है कर्तव्य? अनिवार्य कर्तव्य, जब आप अनिवार्य कर्तव्य हुआ, पुत्र होने के नाते जो आपका कर्तव्य है, समाज का सदस्य होने के नाते जो कर्तव्य है, देश का नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है, किसी पत्नी का पति होने के नाते जो कर्तव्य है, भाई होने के नाते जो कर्तव्य है। ठीक है, तो कर्तव्य एक व्यक्तिगत भी होता है, पारिवारिक भी होता है और सामाजिक भी होता है। तो अपने अनिवार्य कर्तव्य जो उनका पालन कीजिए। नागरिक कर्तव्य होता है ना, उसका पालन कीजिए, कुछ तो कीजिए। अंतरजातीय विवाह क्या कर सकता है? देश को एकजुट कर सकता है ना, जातिवाद खत्म कर सकता है। अंतरजातीय विवाह अगर नहीं कर सकते हैं आप, तो कम से कम जो कर रहे हैं उनका सपोर्ट तो कीजिए, सहानुभूति तो रखिए, समर्थन तो दीजिए। समझ में? तो अनिवार्य कर्तव्य का पालन कीजिए कम से, क्योंकि कर्म जो है निष्क्रियता, कुछ नहीं करने से बेटर है। ठीक है, अगर आप देश के लिए मर नहीं सकते हैं, मिट नहीं सकते हैं, तो मरने मिटने वालों को कम से कम फूल तो चढ़ा सकते हैं, या एकदम तटस्थ रहिएगा। समझ में आई बात? यानी अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता मतलब क्या? कुछ भी नहीं करने से अवश्य ही उत्तम है। ठीक है, अनिवार्य कर्तव्य का मतलब क्या हुआ? अगर किसी एक सामाजिक धर्म होता है, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, आप आंख फेर कर चल दिए, ये निष्क्रियता है। लेकिन अगर पुलिस को फोन करते हैं या प्रतिकार करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो ये अनिवार्य कर्तव्य, आपका अनिवार्य कर्तव्य है। क्योंकि आग जब लगती है तो अगर आप आंख मूंद लेते हैं तो हो सकता है आग लगते लगते आप तक भी पहुंच सकती है। तो अनिवार्य कर्तव्य, तो इसका बहुत बड़ा आयाम है, वो तो पढ़ाते वक्त पढ़ाएंगे ही। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को, जैसे प्रेमचंद ने लिखा उपन्यास, राइटिंग क्या है? आर्ट है ना। तो उन्होंने क्या लिखा जो सत्य है समाज में। प्रेमचंद का गोदान क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उन्होंने सामाजिक सच्चाई को हूबहू उतारने का प्रयास किया। फिल्म आर्ट है ना, क्यों अच्छा लगता है कोई ऐसा फिल्म जिसमें समाज की सच्चाई को हूबहू उतारने का प्रयास किया जाता है? कला
तो जो फिल्म, जो साहित्य, जो संगीत, जो गीत, जो मूर्तिकला, जो वास्तुकला समाज की सच्चाई को या परिस्थिति की सच्चाई को हूबहू उतारने का प्रयास करता है, वो उतना ही उत्कृष्ट होता है। ठीक है, उत्कृष्ट लेखक, उत्कृष्ट कलाकार, उत्कृष्ट संगीतकार, उत्कृष्ट नृत्यकार, उत्कृष्ट नाटककार, उत्कृष्ट साहित्यकार, उत्कृष्ट उपन्यासकार जो होगा वो समाज की सच्चाई को और अपना अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस प्लस ट्रुथ दोनों को मिक्स करके उतारता है और तब उत्कृष्ट बनता है। समझ में आई बात? तो ये है, वही ये कहना चाह रहा है। खंड 2 में है, हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है। यानी हम इतिहास बना नहीं सकते हैं, हम इतिहास द्वारा निर्मित है। कैसे? सिंपल सा है, आपका बायोडाटा में आज तक की जो गतिविधि है वही है ना, तो आपका होना कैसे संभव हुआ? इतिहास ने आपके होने को संभव बनाया। इतिहास में 2 व्यक्तियों को साथ साथ रहने का, स्त्री और पुरुष को, आपके माता पिता आए तब आप आए, और आप आए तो तुरंत हिंदू या मुसलमान हो गए, हिंदू घर में पैदा लिए तो, और मुसलमान घर में पैदा लिए तो मुसलमान हो गए। तो हिंदू या मुसलमान होना आपका किस पे निर्भर किया? क्योंकि आपके माता पिता का इतिहास है, हिंदू है या मुसलमान। समझ में आई बात? आप या तो लड़का है या लड़की है, तो आपके इतिहास में, सामाजिक इतिहास में जो लड़का और लड़की होने के नाते आपसे जो अपेक्षा की जाती है वही आपसे अपेक्षा की जाएगी। समझ में आई बात? जीन, हार्मोन आपके माता पिता से आपको मिलते हैं, जो एक प्रवाह के तहत आप तक पहुंचता है। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो हमारे होने में या हमारे कुछ करने में हमारा कोई योगदान नहीं होता है। कुछ हम माता पिता से लेते हैं, कुछ समाज से, कुछ परिवेश से, कुछ गुरुजी से लेते हैं, ज्ञान से, और तब जाके हमारा व्यक्तित्व बनता है। एक अरुण कमल है, साहित्य के रचनाकार है, वो कहते हैं अपना तो कुछ नहीं सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। सारा लोहा मतलब यहाँ कहने का मतलब सब कुछ किससे मिला है हमको? इतिहास से, परंपरा से, सब कुछ। आप मंदिर के सामने झुकते हैं, मस्जिद के सामने झुकते हैं, क्यों? पहले से तय। ठीक है, आज इजराइल और ये फिलिस्तीन में संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष कौन तय किया? 5000 रॉकेट के साथ हमास टूट पड़ा और फिर इजराइल भी टूट पड़ा, ये कौन तय कर रहा है? इतिहास। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इतिहास हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित है। सही है, लेकिन एक बात और मैं कहना भूल गया, जितने स्टेटमेंट है ना उस स्टेटमेंट से अलग भी हट के लिखना है। इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है, ये सही है, लेकिन कई व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास का निर्माण किया है, परिस्थितियां विपरीत रहते हुए भी इतिहास का निर्माण किया है। जैसे शिवाजी, राणा प्रताप, शिवाजी का वैसा इतिहास नहीं था, लेकिन उन्होंने मराठा अंपायर को ताकत दिया। ऐसा मराठा अंपायर जो हिंदुस्तान पर शासन करने वाले मुगल अंपायर का विकल्प बन गया। ठीक है, तो बहुत महापुरुष हैं जिन्होंने इतिहास का निर्माण किया है। मार्क्स का जो दास कैपिटल है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आंदोलन के लिए नई पीढ़ी को क्या करते रहता है? उत्प्रेरित करता है। मार्क्स ने एक ही वर्ड लिखा, रूसो ने एक वर्ड लिखा। रूसो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशलिज्म, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, फादर ऑफ डेमोक्रेटिज्म, प्रजातंत्र का भी पिता कहा जाता है। उन्होंने लिखा, इतिहास बना दिया, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। मार्क्स ने लिखा, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, चाइनीज रिवॉल्यूशन हो गया। तो केवल यही स्वीकार नहीं करना है, हम बता चुके हैं ऐसे में जो स्टेटमेंट कर रहा है उससे अलग भी जाना है। क्लियर है? उसको इतिहास निर्माता ने बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। पूरी तरह सूचना तकनीक जो पढ़ाते हैं विश्व गांव में बदल दिया है। कैसे? ग्लोबल विलेज, विलेज में देखिए इसका कंसेप्ट समझिए। ये कह रहा है कि ग्लोबल विलेज, विलेज में क्या होता है? ग्लोबल विलेज क्यों कहा? ग्लोबल टाउन क्यों नहीं कहा? ग्लोबल सिटी क्यों नहीं कहा? ग्लोबल सिटी भी तो हो सकता है, विलेज ही क्यों कहा? क्योंकि विलेज में हर एक परिवार को पूरे गांव की जानकारी होती है। सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान पूरे गांव में होता है।
होता है। शहर में बगल में कोई डेथ कर गए तो 3 दिन के बाद पता चलता है कभी कभी। सब कभी सोचे क्यों विलेज का यूज किया गया। ठीक है, किसका बेटा कहां पर क्या कर रहा है, किसकी बेटी कहां पर क्या कर रही है, किसके यहाँ कौन भोजन पक रहा है, ठीक है, किसके यहाँ कल क्या होना है, आज कौन क्या बोला, कौन क्या बोली, गांव वालों को सब पता रहता है। ठीक है, तो ये पूरे दुनिया के गांव में बदल दिया कौन, इंटरनेट। लड़ रहा है इजराइल और फिलिस्तीन, हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, बच्चों को देखते हैं मार रहा है, कोई भी हो, चाहे यहूदी मारे या मुसलमान मारे। ठीक है, औरतों को ये किया जा रहा है, बेआबरू किया जा रहा है, चाहे किधर का भी हो, आखिर इंसानी है। चाहे मुसलमान मरे, यहूदी मरे, हिंदू मरे, सिख मरे, मरता कौन है, इंसान। कोई ना कोई बाप का बेटा मरता है, कोई भी मरता है तो वो किसी बाप का बेटा होता है, किसी पत्नी का पति होता है। दर्द तो वही होता है, चाहे हिंदू का दर्द हो, मुसलमान का दर्द तो इंसान को ही झेलना पड़ता है। और इंसान दर्द किसके लिए झेल रहा है, जिसके कारण होते हैं दंगा फसाद, उसका कोई अता पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इसलिए टॉपिक सब बहुत बढ़िया उठाया। तो इंटरनेट ने क्या किया, ग्लोबल विलेज बदल दिया। और क्या कोई महापुरुष डेथ कर जाते हैं तुरंत हम लोग क्या, कम से कम इतना तो करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर हम लोग रिएक्ट करते हैं कि नहीं। जिस तरह गांव में कहीं भी कुछ हो सब रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है, दरवाजे पर जाके रिएक्ट करता है। समझ पाई बात। तो पूरे ग्लोब को क्या कर दिया है, एक कर दिया है। सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विचार जीवन का आधार है, विचार जीवन का आधार है। कह सकते हैं कि ये यहूदियों और मुसलमानों की जो लड़ाई है, इजराइल और फिलिस्तीनी की, विचार की लड़ाई भी है। और भी लड़ाई, विचार की लड़ाई है। विचार है, धर्म क्या है, विचार ही है। उनका विचार अलग है, इनका विचार अलग है। उनका विचार है ये पवित्र है, हमारा है। उनका विचार ये पवित्र है, हमारा है। और जिसको कह रहा है ये पवित्र है, जेरूशलेम का जो कैंपस है, वो कैंपस कभी किसी से कुछ नहीं कहा है, कहता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अपने आप को सजीव, और जो मट्टी ईटा पत्थर इस सबको क्या कहते हैं, निर्जीव। लेकिन लड़ते हैं किसके लिए। अरे कैंपस कभी कहता है कि हिंदू का है, कि मुसलमान का है, सिख का है, कि यहूदी का है, या किसका है, नहीं। लेकिन लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, कट रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो विचार जीवन का आधार। ठीक है, पहले दिमाग में आता है, और जैसे पूछे किसी से नाम, क्या नाम है, नाम में टाइटल अगर लगा है तो आपके दिमाग विचार आ गया कि कैसा होगा। तो जब किसी वैज्ञानिक ने आविष्कार किया तो उस पहले इमेजिन किया यहाँ कि उड़ने के लिए पक्षी को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज होता है कि पक्षी उड़ता है। उस तरह हम भी क्यों नहीं उड़ सकते। उस तरह का तो क्या आया, प्लेन बन गया। कला, कोई भी कलाकार जो के सामने, जैसे मान लीजिए स्वामी विवेकानंद का ये चित्र है, अबुल कलाम का चित्र है, ये चित्र पहले किस में आया, बनाने वाले के विचार में, और विचार को परिणत किया इसमें, कलाम। आपको कुछ भी होता है सबसे पहले विचार में, भूख लग गया है, खाना है, ठीक है, विचार में आया क्या, बेरोजगार नहीं रहना है, रोजगार, रोजगार भी ऐसा लेना है पूरे शहर पर शासन करे, चलते यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो विचार जीवन का आधार है। लेकिन क्या विचार ही जीवन का आधार है। बेस भावनाएं हैं। कभी कभी विचार में होता है कि ये भलाना जो कुछ कर रहा है हमसे वो सही नहीं है, फिर भी आप होने देते हैं, होने देते हैं। आए वहां क्या भावना। ठीक है, कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा राम के लिए। विचार में तो था कि गलत है, लेकिन भावना क्या कह रही थी, वनवास तो वनवास। राम ने अयोध्या छोड़ दिया। तो कभी कभी विचार ही सत्य नहीं होता है, क्या भावना। समझ में आ रही बात, मेरी बात समझ में आ रही है। एक हरमन हेस की उक्ति है कि सबसे अच्छे लोगों की दिक्कत ये होती है कि उनके लिए जो सबसे घातक होते हैं उसके लिए भी, और उसके लिए
जान देने के लिए तैयार रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो जान देने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? सबसे अच्छे लोग, उनके लिए जो सबसे घातक है उसके लिए भी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? विचार में तो है, लेकिन भावना, इमोशन, मानवता या और कुछ। छोटा भाई बड़ा भाई को धोखा देता है, बड़ा भाई माफ कर देता है। बड़ा भाई जानता है कि धोखा दे रहा है, या कभी बड़ा भाई छोटा भाई को धोखा दे रहा है, छोटा भाई जानता है कि भैया धोखा दे रहे हैं। विचार में है, लेकिन वह कार्य रूप में परिणत होता है? हमेशा नहीं ना होता है। माफ कर देते हैं। वहां क्या विचार काम आया? भावना। भावना, परिस्थितियां भी जीवन का आधार होती है। विचार पवित्र हो, भावना भी पवित्र हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो तो क्या होता है? भाई से बिछड़ना पड़ता है। तो ये कहना। उसके बाद कोविड के बाद बदलाव मांगती है शिक्षा। ये तो एकदम ऑनलाइन एजुकेशन। और उसके बाद दे देना है कि ऑनलाइन ही सफिशिएंट नहीं है, ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर ऑनलाइन एजुकेशन बेटर होता तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो हमसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे है कि नहीं? वहां यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नहीं होता। समझ आई बात? सब कुछ ऑनलाइन होता, लेकिन नहीं, ऑफलाइन की बात अलग है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में वही अंतर है। जिस तरह कोई फेसबुक पर आई लव यू लिखे अपने मासूका को या अपने आशिक को, और वास्तव में वो प्रेम संबंध में बंधे, दोनों में अंतर नहीं है। समझ में आई बात? सामने जाकर कहना आई लव यू और फेसबुक पर कहना, आभासी तरीके से आभासी संबंध बनाना। फेसबुक पर संबंध कैसा बनता है? वर्चुअल, आभासी। उसे कितना अंतर हो जाता है? आत्मसातीकरण किस में होता है? ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? ऑफलाइन में होता है। तो ये आप दोनों पक्ष दे देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये कर रहे हैं। इसके बाद ये देखिए सेक्शन 3। तो उधर आपने देखा फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में 4 टॉपिक था। 4 में से कितना करना है? एक एक। कितने शब्दों में? 700-800 शब्दों में। अरे एक टॉपिक कितने अंक का? 100। सेक्शन 1 सॉन्ग, सेक्शन 2 सॉन्ग, सेक्शन 3 भी सॉन्ग। सेक्शन 3 में मैंने क्या कहा? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, मैथिली, मगही, भोजपुरी की लोकोक्तियां होगी या मुहावरे होंगे। क्लियर है? अब इसमें देखिए यहां लिखा है धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे। तो ये लिखा हुआ है, तो इसमें रोमन में भी वैसे ही लिखा है धर्म को, DHARMA। ये नहीं लिखा हुआ है कि रिलीजन। नांगर NANGR, लेम नहीं है, लंगड़ा। अंधा में ब्लाइंड नहीं लिखा है। क्या लिखा है? आनहर, AANHAR। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि बिहारी छात्रों को वरीयता मिले। तो धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनहर छे है। विज्ञान के बिना धर्म आनहर छे, इसका मतलब क्या हुआ? जिस धर्म में विज्ञान के सिद्धांतों का पालन नहीं हो, वो धर्म अंधा होगा। ठीक है, जब धर्म में विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान रहित होता है धर्म, तब जातिवाद आता है, संप्रदायवाद आता है, नस्लवाद आता है, पशु बलि होती है कि बलि देने से देवी खुश होगी, खुदा खुश होंगे। ये क्या जातिवाद है? ऊपर से इंसान भगवान ने बनाया है क्या? ठप्पा मार के हिंदू मुसलमान क्या है? जब विज्ञान नहीं रहता है धर्म में, तो धर्म जातिवाद, संप्रदायवाद, नस्लवाद, पशु बलि, कर्मकांड, पाखंड। ठीक है, धर्म ने सिखाया क्या हिंदुस्तान में? पति मर जाए तो पत्नी भी चिता पर लेट जाए। क्या है? कोई तर्क है? नहीं। गंगा में कितना भी पाप कर लो, गंगा में जाके नहा लो, शुद्ध हो जाओ। तर्क है? नहीं। लेकिन जब विज्ञान साथ में आ जाता है धर्म के, तब धर्म तार्किक हो जाता है। तब कबीर जैसे संत कहते हैं, गंगा के नहाए कहो को नर तरी गे, मछरी न तरी जाको पानी ही में घर है। गंगा के नहाने से पूरा पाप कटने वाला है। मछली के शरीर से दुर्गंध जाता ही नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो चक्की भली पीठ खाए संसार। ये यहाँ कबीर किसके आधार पर कह रहे हैं? तर्क के आधार पर, यानी विज्ञान के आधार पर। ठीक है, काकड़ पाथर चूर के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बाहरा तेरा खुदाए। कबीर किसके आधार पर कह रहे हैं? तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर। तो अगर तर्क और विज्ञान नहीं है तो क्या है? धर्म अंधा है। आज मान लीजिए यहूदी और मुसलमान लड़ रहे हैं,
फिलिस्तीन और इजराइल में एक दूसरे को कट रहे काट रहे, भाई क्यों? क्या अंतर है यहूदी और मुसलमानों में? दोनों का खून एक है, दोनों इंसान है, दोनों की पैदाइश एक ही तरह से हुई है, दोनों का जीवन भी एक ही जैसा है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। तो किस लिए लड़ाई हो रही है? क्योंकि वैज्ञानिकता वो लोग महत्व नहीं देते हैं दोनों ही तरफ से। ठीक है, तो ये धार्मिक बिना इस पर क्लास भी लिया है। पानी में मछलियां, 9 कुटिया बखरा, मतलब अभी मछली पानी में ही है, निकली नहीं है, बंटवारा हो गया। जैसे आप तैयारी शुरू किए नहीं कि रहना कलेक्टर की तरह, स्टाइल कलेक्टर की तरह। पानी में मछलियां, 9 कुटिया बखरा। जैसे कोई विलेन किसी हीरोइन को देखता है फिल्म में और फिर सपने संजोने लगता है उसके साथ, शादी का, बाल बच्चे का, ठीक है, पैर दबवाने का, बाल में तेल लगवाने का, नहीं देखते कभी कभी। तो पानी में मछलियां, 9 कुटिया बकरा। बेटा पैदा नहीं लिया, अभी केवल उसका भ्रूण तैयार हुआ, माँ बाप उसका कैरियर तय कर दिया कि क्या बनाना है, और उसकी पत्नी होगी क्या होगी, या पति होगा कौन होगा, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ। तो पानी में मछलियां, 9 कुटिया बकरा। अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। ठीक है, पहले से अगर आप तैयार रहते हैं तो खेती ठीक ठाक होती है। अब बाकी सब मानसून आ गया उसके बाद तैयारी करते हैं तो किस्मत सादियत होगा, नहीं तो नहीं। मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है। मूस कितना भी मोटाएगा तो आकार तो वही रहेगा, तो लोढ़ा होगा। लोढ़ा हुआ है ना, सिल्लट पर ये लोढ़ा जो होता है पीसने वाला, लोढ़ी या लोढ़ा भी बोलाता है। ना हाथी ना घोड़ा हो जाए, वो हाथी और घोड़ा नहीं हो सकता है। कोई छोटा पार्टी हो तो वो कितना भी सीट ले आए, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता है। समझ भाई बात? तो ये भी, इस पर भी क्लास ले चुके हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, इस पर भी ले चुके हैं, इस पर भी ले चुके हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सुन सकते हैं और उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये था निबंध। निबंध क्लियर हो गया, निबंध का आउटलाइन मैंने दे दिया। अब चलते हैं जीएस में। पेपर वन कितने अंक का? 300 अंक का। सेक्शन 3 सेक्शन, ठीक है। और पेपर 1 में 3 सेक्शन उसी तरह पेपर 2 में 300 अंक, 3 सेक्शन। ये 2 पेपर ये कंपलसरी है, ठीक है। तीसरा क्वालिफाइंग में 2, एक ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट रख लीजिए, और एक सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जिसको कहते हैं। ये 100 अंक का, इसमें 30 अंक लाना है। ये सामान्य हिंदी भी 100 अंक का, जिसमें 30 अंक लाना है। तो ये क्या हो गया? क्वालिफाइंग। ये कंपलसरी है। ये दोनों का मार्क्स मेधा सूची जब तैयार होगी तो जुटेगा। इंटरव्यू कितने अंक का? 120 अंक। यानी रैंकिंग जब होगी या सफलता की सूची तैयार होगी, मेधा सूची, तो कितने अंक पर? 300, 3 6 3 9 और प्लस 120, यानी कितना? 1020 पर। ठीक है। अब निबंध का तो मैंने समझा दिया था क्वेश्चन पेपर लेके। जीएस का भी एक बार देख लीजिए, क्लियर है? जीएस का पेपर 1 पेपर 2 किस तरह से पूछा जाता है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये पेपर 1 है, सेक्शन 1। कौन सा पेपर है? जीएस पेपर 1 सेक्शन 1, क्लियर है? पेपर 1 और सेक्शन 1 में इतिहास, कला एवं संस्कृति से पूछा जाता है। किससे? इतिहास और कला एवं संस्कृति से। तो इतिहास और कला एवं संस्कृति से पूछने का जो तरीका है वो देखिए। ये पहली बार ये चेंज किया है। पेपर 1 में 8 क्वेश्चन होते हैं। कितना? 8, जिसमें 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 में, 3 क्वेश्चन सेक्शन 2 में और 2 क्वेश्चन सेक्शन 3 में। क्लियर है? पेपर 1 जीएस का सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन होता है। इसमें पहला जो होता है वो लघु उत्तरीय, क्या? शॉर्ट नोट्स जिसको कहते हैं। उसमें ए बी सी डी ई ऐसे करके पूछता है। ये ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे बताने से कंफ्यूजन हो। यहां देखिए,
पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी तो ये है, 8 है, ए बी सी डी ई करके पूछा है, जिसमें 8 8 8 7 7 यानी 38 अंक। कुल क्लैक कितना हुआ? 38 अंक। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी 38 अंक। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? शॉर्ट नोट्स कितना? 5 ठो, ए बी सी डी ई। इसमें कितना? 8 8 8 7 7। ये बहुत खतरनाक होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, पांचों करना है। ये नहीं कि 8 में से 5 करना है, पांचों करना है। इसलिए अब जो है आपको सिलेबस में छोड़ नहीं सकते, कंप्लीट पढ़ना होगा। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछा भी देखिए, जो कभी नहीं पूछता था, प्राचीन भारत में, पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, इंडिगो नील विद्रोह पूछा है। चंपारण सत्याग्रह नहीं है, ये नील विद्रोह है बंगाल का। ठीक है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858, इस तरह आज तक पूछा नहीं था। तो शॉर्ट नोट पूछे, ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें कहीं से भी आ सकता है। कैबिनेट मिशन आ सकता है, क्रिप्स मिशन आ सकता है, अगस्त प्रस्ताव आ सकता है, होम रूल मूवमेंट आ सकता है, वेवेल प्लान आ सकता है, माउंटबेटन प्लान आ सकता है, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली पूछा जा सकता है, मुगल स्थापत्य भी पूछा जा सकता है। तो ये क्योंकि ये सेक्शन जो है, सेक्शन 1 किससे संबंधित है? सेक्शन 1 किससे संबंधित है? इतिहास, कला एवं संस्कृति। अभी ओवरऑल पैटर्न बता रहे हैं। जब इस सेक्शन को पूरे तरह डील करना शुरू करेंगे तब बताएंगे कि क्या क्या उस टॉपिक में पढ़ना है। अभी वो पूरा पैटर्न बता रहे हैं, इसलिए हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। पहला पेपर 1 का सेक्शन 1 किससे संबंधित है? इतिहास, कला एवं संस्कृति, जिससे पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय होगा 8 8 8 7 7। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो ए और बी, ए अथवा बी, दोनों में से के। फिर तीसरा क्वेश्चन जो होगा उसे भी ए अथवा बी। ठीक है, तो ये दूसरा में भी 38 अंक, तीसरा में भी 38 अंक। कितना हो गया? 114 हो गया। यहां देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स, भारत सरकार अधिनियम, बिरसा मुंडा आंदोलन, इंडिगो नील विद्रोह, पटना कलम चित्रकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। दूसरा क्वेश्चन में ए और बी करके पूछा है, 38 अंक का है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार प्रभावित किया। अथवा ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तीसरा भी फिर वही ए और बी, 38 अंक का। ये मैंने बता दिया स्ट्रक्चर। प्राचीन काल में भारत में हुए, उत्तर भारत में मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए, अभी तक नहीं पूछा गया था। मतलब इतिहास और कला और संस्कृति में 68वीं के क्वेश्चन ने बता दिया कि कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले सिलेबस में जो होता था पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, वही तक पूछा जाता था। इस बार तो ये पाल, पटना, मौर्य को उड़ा दिया है क्या? है हाँ, पटना कलम शॉर्ट में पूछा है, पहले लॉन्ग पूछता था, शॉर्ट में पूछा है। तो इस तरह से आपको तैयार करके रखना पड़ेगा कि लॉन्ग में भी पूछ सके और शॉर्ट में पूछ सके। वर्ड लिमिट जैसे आपको ये है 5 है ना, ये 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन है ना, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? 38। अब 38 में पहला जब लिखिएगा तो 5 क्वेश्चन लिखिएगा, 5 शॉर्ट नोट्स, 38 अंक मिलेगा आपको, मिलेगा ना। एक सेक्शन पे कितना समय आपको मिलता है? 3 सेक्शन है, 3 घंटा, तो एक सेक्शन पे कितना समय मिला? अरे 1 घंटा, 3 सेक्शन में 3 घंटा है ना, एक सेक्शन पे क्लियर। तो इसमें क्या दिक्कत है? एक सेक्शन में 1 घंटा, तो एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पर कितना समय? 22 वाला पुराना का है, याद कीजिए, 20 मिनट। अब 20 मिनट में 5 क्वेश्चन लिखना है, 4-4 मिनट वाला। इसलिए आपको प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और राइटिंग प्रैक्टिस वो नहीं, बढ़िया टीचर से जो बढ़िया से प्रैक्टिस करवा सके, जिससे अनुभव हो। जैसे तैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं होगा। अब पटना कलम को लिख देना है किसमें? 4, अधिकतम 5 मिनट, अधिकतम 6। जितना ये टाइम बढ़ाइएगा लास्ट में छूटेगा। तो ये मतलब समझ गए, 5 क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट नोट्स
हर एक पर कितना आपको मिला है? बीपीएससी ने कितना दिया है? 4 मिनट, 4 मिनट दिया, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, 4 मिनट दिया है। अधिकतम आप 5, 6, 8, 8 पंचे 40 मिनट अगर इधर दे देते हैं तब कितना बचा? 20 मिनट। तब 10-10 मिनट में लिखिएगा। क्लियर है? तो इसलिए शुरू से ही 5 मिनट 6 मिनट हुआ छोड़ देना है। 6 पंचे 30, अधिक से अधिक 30 मिनट इस पर, बाद में 30 मिनट इस पर, 30 मिनट इस पर। अब इसलिए कि 30 इस सेक्शन को लिखने से पहले आप दूसरा तीसरा लिख लीजिए। तो दूसरा तीसरा जब लिखिएगा तो 38 अंक पूरा होगा। समझ आई बात? ये 5 तो लिखिएगा तब 38 अंक होगा। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? ये 38 अंक। एक क्वेश्चन लिखने से ही क्या है? 38 अंक। यहां पर 5 बार टर्निंग लेना पड़ेगा। हो सकता है किसी में फंस गए, नहीं समझे टाइम टेकिंग। तो ये स्ट्रेटेजी याद रखिएगा, एग्जाम हॉल के लिए बता रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस भी रहा, यूपीएससी देते रहे। तो पहले क्या लिखना है? लॉन्ग, उसके बाद शॉर्ट पर। ये सोना है आपके लिए, सोना। ये अगर हो गया तो और अच्छा है। समझ में आई बात? तो और अगर सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 पर जब आइएगा तो सबसे पहले लॉन्ग ही लिखिएगा, क्योंकि अगर सेक्शन 3 में भी शॉर्ट है, 5 गो वहां भी है, अगर वो लिखने लगे और लॉन्ग वाला छूट गया तो कितना छूटा? 38 अंक। और लॉन्ग लिख लिए और शॉर्ट वाला एक छूट गया तो कितना छूटा? 8 या 7। ध्यान में रहेगा ना? ये जो परीक्षा जो है या युद्ध जो है केवल ताकत के बल पर नहीं जीता जाता। स्ट्रेटजी, भारतीयों में ताकत की कमी नहीं थी। गोरी जीत गया किसके आधार पर? गजनी जीतता रहा किसके आधार पर? स्ट्रेटजी के आधार पर। तो एग्जाम पास होता है केवल नॉलेज के आधार पर नहीं, स्ट्रेटजी भी, राइटिंग प्रैक्टिस भी। और स्ट्रेटजी कहाँ की? एग्जाम हॉल की। एग्जाम कहते हैं राइटिंग 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 कीजिए। राइटिंग किसी भी क्षेत्र में आपको पूर्णता प्रदान करता है। तो सेक्शन 1 में समझ गए? सेक्शन 1 में ये 3 क्वेश्चन। इसी तरह सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 देखो, सेक्शन 2 में आइए, यहां फिर वही बात है। सेक्शन 2 जो है वो किस पर आधारित है? समसामयिकी, करंट अफेयर्स पर आधारित है। और करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा भाई? इंटरनेशनल, राष्ट्रीय महत्व का, जैसे राष्ट्रीय नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पूछा 68वीं में। यहां पर देखिए है भी वो इको जो वो पूछा है, इसमें नहीं। नेशनल इंटरनेशनल स्टेट इशूज इंडेक्स, मल्टी बहुराष्ट्रीय संगठन जैसे G20 हो गया, और भारत का पड़ोसी देशों से और महाशक्तियों से संबंध। पड़ोसी शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जब डिटेल इस सेक्शन पर आके हम वीडियो बनाएंगे या डिटेल बताएंगे तब पूरा बताएंगे, अभी आउटलाइन दे रहे हैं केवल। पड़ोसी देशों से संबंध और महाशक्तियों। महाशक्ति मतलब कौन? P5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसको 5 देश है ना, जिसको वीटो पावर मिला वो। और एक बर्निंग इशू, जैसे अभी बर्निंग इशू है कौन? इजराइल फिलिस्तीन, रसिया यूक्रेन। डायमेंशन समझ गए करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स का डायमेंशन समझे और विश्लेषण करेंगे पूरा। तब पूछने का पैटर्न देखिए इसमें भी वही क्या है। सेक्शन 2 क्या है भाई? पहला लघु उत्तरीय है, टिप्पणी देख रहे ना, ABCDE 8 8 8 7 7 ABCDE 8 अंक 8 अंक 8 अंक 7 7, कितना हुआ? 38 हुआ ना। फिर 2 ये चौथा होगा। 3 क्वेश्चन तो सेक्शन 1 में था ना, ये चौथा होगा। 5वां में फिर उसी तरह A अथवा B। 6ठा में फिर उसी तरह A अथवा B। ये कितना? 5वां क्वेश्चन कितने अंक का? 38 अंक का। ये भी 38 अंक का। ये टोटल भी 38 अंक। उधर कितना हुई? हाँ 114 अंक सेक्शन 1, यहां भी 114 अंक हो गया, 228 अंक हो गया ना। तो ये देखिए सेक्शन 2 में समसामयिकी से चौथा ABCDE
पांचवा ए बी, इसी तरह। छठा देखिए ए बी, हो गया। पैटर्न समझ गए ना? समसामयिकी पर भी पूरे पकड़ रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है। 5 तरह का क्वेश्चन ला देगा ये, 5 तरह का टॉपिक ला देगा, और कुछ भी ला देगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो उसके बाद आ जाता है स्टेट। स्टेट में कितना? 114, 114 कितना? 228, बचा कितना? 72। स्टेट से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 36 अंक का। कितना का? 36। तो सेक्शन 3 क्या हो गया? सांख्यिकी। सेक्शन 1 क्या हो गया? इतिहास, कला एवं संस्कृति। सेक्शन 2 समसामयिकी, और सेक्शन 3 सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। 36 अंक का। देखिए 36 अंक का। इसमें 36 किया है, 6। ये बदल भी सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 में फिक्स है 8 प्लस 7। फिर 2 38, तीसरा 38, चौथा 8 7। पांचवा 38, छठा 38। दिमाग में आया सब कुछ? क्वेश्चन बैठ गया ना दिमाग में? चलिए, ये था पेपर 1। चलिए अब जीएस पेपर 2 देखते हैं। जीएस 2 देखते हैं पेपर 1, ठीक है। जीएस पेपर 2 में भी उसी तरह पेपर 1 की तरह 3 सेक्शन। कितना? 3 सेक्शन। और पेपर 2 में पहला सेक्शन जो होता है वो इंडियन पॉलिटी का होता है। क्या? इंडियन पॉलिटी। और इसमें भी प्रत्येक सेक्शन में, ये पहला सेक्शन में 3 अंक, 3 क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। जिस तरह पेपर 1 में क्या है? सेक्शन 1 में 3, सेक्शन 2 में 3, और सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन। और पेपर 1 में, सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन 5 शॉर्ट नोट्स, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन कौन हो जाएगा? चौथा, उसमें भी शॉर्ट नोट्स। क्लियर है? तो उसी तरह जीएस 2 में, पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, सेक्शन 1 ए, पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय 8 7। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग 38 अंक, तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग 38 अंक। कितना हो गया? 38 दिया 114। सेक्शन 2 फिर सेक्शन 2 में चौथा पहला होगा, फिर वही बात, चौथा में क्या होगा? सेक्शन 2 में क्या होता है? अर्थव्यवस्था बिहार और भारत की एवं भूगोल। ये कौन सा सेक्शन? 2। सेक्शन 2 में चौथा क्वेश्चन क्या होगा? ए बी सी डी ई। कितने अंक का? 8 7 है, देख रहे ना? 8 7। कितना हो गया टोटल? 38। पांचवा क्वेश्चन कैसा होगा? अब समझ गए होंगे। ए अथवा बी, शॉर्ट होगा लॉन्ग। कितना? 38। छठा क्वेश्चन में भी ए अथवा बी, ये भी लॉन्ग। कितना का? 38। ये भी हो गया 114। कितना हो गया? सेक्शन 1 114, सेक्शन 2 114। कितना हो गया? 228। यानी सेक्शन सी कितने अंक का होगा? 72। 72 अंक का होगा, 2 क्वेश्चन करना है, तो 36 अंक का होगा। क्लियर है? देखिए सेक्शन 3 में क्या होगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड इंडिया, ये होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें 2 क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन कितना का होगा? 36 अंक का। ये पहला 6 क्वेश्चन तो उधर चला गया ना, 3 3 6। 7वां होगा ये। 7वां में क्या किया है? इसमें 36 अंक को कैसे बांटा है देखिए। इसमें उधर क्या था? 8 + 8 + 8 + 7 + 7। इसमें 8 + 7 + 7 + 7, 8 7 15 7 22 7 29 7 36 28 + 8 समझ गए ना? ए बी देखिए 8 7, तो 7 क्या हो जाएगा? लघु उत्तरीय ए बी सी डी ई। कितना का? ए 8 होगा, 7 7 7 7।
8वां क्वेश्चन जो है वो कितना, ए और बी, कितने का होगा ये 36। अब यहां पर देखिए सेक्शन 3 में पूछा 8 अंक में क्या पूछा है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी का स्वदेशीकरण। तो क्या क्या पूछ दिया है, पूरा IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखिए, पृथ्वी आकाश अग्नि त्रिशूल नाग, इसरो का जो है PSLV GSLV, मिशन मून, मिशन मार्स। स्वदेशीकरण यही हुआ ना कि अपने देश के स्तर पर जो डेवलप किया गया। उसके बाद क्या लिखा है बी, आपको पहले ही बता दिया मैंने, शॉर्ट नोट्स के लिए, हर एक शॉर्ट नोट्स के लिए कितना समय मिल रहा है 4 मिनट, अधिकतम आप कितना दीजिएगा 6, बहुत हो गया तो 6, 5 के बाद कोशिश कीजिएगा, हो गया जितना हो गया हो गया, बेदर्द के तरह छोड़ दीजिए। आता भी रहे तो लिखना नहीं है, नहीं तो बाद में नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जानने वालों को का सुनते हो जी नहीं होता है, उसका कारण क्या होता है, तो जानता बहुत है, टाइम मैनेजमेंट समझता नहीं है। तो बहुत जानने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आप बहुत जानते हैं खाना बनाना, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लोग भूखे मर जाएगा। नहीं समझ रहे, भूखा मर जाएगा। और जो बर्तन धोना जानता है ना, वो कम पानी में, 1 बाल्टी पानी में 10 बर्तन धो लेगा बढ़िया से। और जो नहीं जानता है उसके लिए पूरा तालाब भी कम पड़ेगा, और धो लेगा तब भी कुछ न कुछ बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये है। देखिए इसमें बी में जो पूछा 7 अंक में, व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। दो डायमेंशन दे दिया है, क्यों जरूरी है, क्या सावधानी है, 2 डायमेंशन दे दिया है। कितना टाइम है, यानी दो मिनट देना है, इसलिए प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी हो गया है, हो जाए ना। और आज का ये जो हम सेशन ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ये तो सब पढ़ा लिखा सब ये चला जाएगा। देखिए भाई 7 है ना, अभी 8 में ए और बी 36, दोनों में से कोई लिखिए 36। अब ये देखिए ये सी जो पूछा है, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर लिखिए। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और इंट्रानेट किसी संगठन का अपना होता है, यूजर आईडी पासवर्ड से संगठन के जो सदस्य होते हैं उसमें जुड़ते हैं। क्लियर है, इंटरनेट। अब उसके बाद यहां तक तो ठीक है, उसके बाद किस प्रकार इंटरनेट ने मनुष्यों के जीवन को बदल दिया है। अब जीवन को कैसे बदला है भाई, अर्थव्यवस्था में कैसे बदला है, कल्चर में कैसे बदला है, पॉलिटिक्स में कैसे बदला है, पढ़ाई लिखाई में कैसे बदला है, सब कुछ युद्ध करने के तरीके में कैसे बदला है। ठीक है, उसमें साइबर क्राइम भी है। तो क्या अब 68वीं जीएस के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लगता है आपको खोज रहा है कि आप एकदम डीप स्टडी और सभी टॉपिक पर कमांड, ठीक है, इस तरह कमांड के आराम से लिख सके। और उसके लिए जो खोजते हैं लोग 4 महीना 5 महीना 6 महीना, ठीक है, में खत्म हो जाए, वो विद्यार्थी के लिए वो समय की बर्बादी है और सब कुछ की बर्बादी है। एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए, एक्सटेंसिव स्टडी कीजिएगा, वो जीवन भर काम आएगा। पढ़ाई लिखाई जो है वो जीवन भर काम आता है, कई तरीके से काम होता है। आम आदमी क्या देखता है तुरंत, जो हम पढ़े उसका भौतिक लाभ क्या मिला, रिटर्न नहीं, प्रकृति बहुत देर से रिटर्न देती है, हर एक चीज का लेकिन रिटर्न देती है, ये याद रखिएगा। कोई भी कर्म लौट कर जरूर आता है, मेहनत कीजिएगा उसका फल देर सवेर जरूर मिलता है, कुकर्म कीजिएगा तो वो भी जरूर लौट कर आता है। ठीक, तो ये हो गया GS2 हो गया। और इसके बाद क्वालिफाइंग मैंने बताया, क्वालिफाइंग में क्या होता है, यहां पर थे हम लोग पीटी मेन का पढ़ रहे थे, निबंध का एनालिसिस हो गया, जीएस पेपर 1 पेपर 2 हो गया एनालिसिस। ऑप्शनल कोई भी लीजिए 100 अंक का होता है और 30 अंक लाना है। और प्रश्नों की प्रकृति कैसी, वस्तुनिष्ठ, बहुत आसान कर दिया है। क्वालिफाइंग है सामान्य हिंदी 100 अंक, इससे वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसे निबंध भी है, संक्षेप लेखन भी है, ठीक है, ग्रामर भी है। तो ये बहुत आसान है, 2-4 क्लास अगर ले ले तो सामान्य हिंदी कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, 4-5 क्लास में पूरा व्याकरण वगैरह सब कुछ ये। हाँ, इसमें सामान्य हिंदी में एक निबंध आता है, शुरुआत में ही निबंध होगा,
जो इसकी तैयारी अगर किए हुए हैं तो यहां का निबंध आप आराम से लिख सकते हैं। और इंटरव्यू, ये सब क्या है? नॉलेज का टेस्ट और आर्ट ऑफ राइटिंग। पीटी को कहा जाता है टेस्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का टेस्ट होता है। मेन नॉलेज प्लस आर्ट ऑफ राइटिंग। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। पीटी किस चीज का टेस्ट? नॉलेज का टेस्ट। मेन नॉलेज प्लस आर्ट ऑफ राइटिंग। वहां नॉलेज काफी नहीं है, कभी कभी नॉलेज काफी होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं होती है, फेल हो जाता है। अमूमन आप सुनते होंगे फलाना बहुत पढ़ता है, जो कंप्लीट कर गया वो तो इसके सामने कुछ था ही नहीं था, उसके पास क्या होगा? कम नॉलेज हो लेकिन आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत जरूरी है। और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व परीक्षण। अगर इधर और इधर ठीक है, बढ़िया से एक्सटेंसिव स्टडी किए हैं तो पर्सनैलिटी तो अपने आप निखर जाती है। मेरी यह 6 महीना साल भर पढ़ी, पर्सनैलिटी अपने आप निखर जाएगी। हर एक चीज के बारे में सोचने का तरीका बदल देंगे हम, बदल देते हैं। ये अगर एक्सटेंसिव स्टडी हो, देखते हैं GS2 में, GS1 में या GS2 में कितना डायमेंशन पढ़ना पड़ता है। और निबंध 3 तरह का जो पूछा, इतना अगर तैयार कर लिया जो एक्सटेंसिव स्टडी, तो व्यक्तित्व तो अपने आप बदल जाता है। समझ में आई बात? तो ये सेशन रहा, इसके बाद हम GS का सिलेबस पूरा ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके।